वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन चैप्टर के जो क्वेश्चन एंड आंसर है उनके बारे में। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है, तो देखो थोड़ा बहुत डाउट जो है वो क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व होगा। कल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर मेन चीज़ आपको यही समझ आई होगी कि अगर आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अलग कर दिया और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अलग कर दिया तो फिर आपको चिंता की बात है नहीं, फिर आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि प्री एक्विजिशन से जो भी मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा और पोस्ट एक्विजिशन से जो भी मिलेगा वो आपके कंसोलिडेटेड P&L में जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि प्री कितना और पोस्ट कितना, वो तो देखेगा कि टोटल आपका लास्ट में P&L का बैलेंस कितना, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपना शेयर जो है वो टोटल मतलब उसका रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह का बैलेंस कितना है उसके हिसाब से उसका जितना पोर्शन बनता है वो ले लेगा। क्लियर है। तो अगर बात करें हम होल्डिंग के लिए, तो होल्डिंग के लिए फ़र्क पड़ता है कि अगर प्री है तो वो स्टेप 1 के अंदर कंसिडर करेंगे, और अगर पोस्ट है तो वो स्टेप 3 कंसोलिडेटेड P&L कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने पूरी क्लियर कर ली थी, कुछ चीज़ें हमने थोड़ी बहुत क्लियर की थी और थोड़ी बहुत समझनी बाकी थी, जैसे आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में थोड़ी बात की, लेकिन हमने कहा कि क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आएगा, तो वो सारा पोर्शन आज समझ आने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इलस्ट्रेशन 1 पे आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो वो कह रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जो पता करना है कि एक्विजिशन डेट पे कितना था और कंसोलिडेशन डेट पे कितना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर देंगे कि भाई उनका कितना पोर्शन है मल्टीप्लाई बाई इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना, गुडविल और कैपिटल लेजर। चलो गुडविल और कैपिटल लेजर भी कैलकुलेट करने को कहा है अपने को। ठीक है, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कर लेंगे आसानी से। फिर अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस टू बी 2 लाख इन ईच केस। वो कह रहा है होल्डिंग का खुद का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है, 2 लाख रुपए, और आपको पता करना है कि कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितने बनते हैं। चलो ठीक है, ये भी क्लियर कर लेंगे कैलकुलेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केस ये कह रहा है सब्सिडी कंपनी ये जिसके अंदर हमारी होल्डिंग कितनी है 90%, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया 90% हम होल्ड करते हैं, मतलब 10% माइनॉरिटी करते हैं। 85% मतलब 15% माइनॉरिटी होल्ड करते हैं। 80% हम होल्ड करते हैं, मतलब 20% माइनॉरिटी होल्ड करते हैं, और यहाँ माइनॉरिटी कितना है 0%। फिर वो कह रहा है कॉस्ट हमने खरीदा 1,40,000 सेकंड में अलग अलग, ठीक है, और डेट ऑफ एक्विजिशन ये सिचुएशन है 1 लाख और 50,000 और 30,000 वगैरह अलग अलग दे रखा, और कंसोलिडेटेड पीरियड का दे रखा है कि लास्ट के अंदर ये सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्री एंड पोस्ट। तो हमें चाहिए कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस कितना। तो प्री एक्विजिशन कितना है इस केस में 50,000, इस केस में कितना है 30,000, इस केस में कितना है 20,000, जिस दिन खरीदा उस दिन कितना है 20,000। ठीक है, और इस केस में कितना है, जिस दिन खरीदा उस दिन प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड डी जो है उसके अंदर प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 40,000। ठीक है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी इंक्रीज हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन में आपके आधा पोर्शन ही कवर कर रखा है, पूरा 100% कंसोलिडेशन आपके इंटर लेवल पे कवर नहीं है। अब ये 50,000 से कितना हो गया 70,000, तो इंक्रीज कितना हुआ 20,000, तो पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया 20,000। 30,000 से 20,000 हो गया, मतलब कि पोस्ट एक्विजिशन क्या 10,000 का लॉस है। ठीक है, 20,000 से 20,000 ही रहा, मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कुछ भी है नहीं। 40,000 से 55,000 हो गया, मतलब कि पोस्ट एक्विजिशन कितना है 15,000। जब तक आप यही नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आगे कुछ भी बढ़ोगे नहीं। आपको क्या करना है, जो टोटल आपका प्रॉफिट है
एट द एंड जिस दिन कंसोलिडेशन कर रहे हो उस दिन आपको पता करना है कि इसमें से प्री वाला पोर्शन कितना और पोस्ट वाला कितना। तो वो कैसे पता कर लिया कि भाई प्री जो है वो दे रखा है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद का जो भी प्रॉफिट और लॉस है, जो रिजर्व में इंक्रीज है तो प्रॉफिट हो गया, और रिजर्व में अगर डिक्रीज है तो लॉस हो गया, वो सारा पोस्ट में आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए तो बहुत ही आसान है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो क्या कहता है कि भाई लास्ट के अंदर जो भी आपका इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें क्या करेगा, वो माइनॉरिटी हिस्सा लेगा। तो यहाँ कितना है, 1,70,000 है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो क्या कह देगा कि भाई मुझे प्री पोस्ट से मतलब नहीं, मुझे तो 1,70,000 लास्ट में तुम्हारा इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, उसका 10% दे दो। हमने कहा कि ये लो 17,000 तुम ले लो, ठीक है। ये हो गया 1,20,000। और इसका कितना, सेकंड वाले केस में कितना है, 15% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, ये हो गया 18,000, ठीक है। फिर और इस केस में कितना, 50 + 20 70,000, 70,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 20%, तो कितना हो गया 70,000 मल्टीप्लाई बाई 0.2, कितना 14,000। और थर्ड वाले केस में कितना है, 50 + 40 कितना 90 पे 0% है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पे जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है उतने पे ही देंगे, और शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 1,40,000 फर्स्ट वाले केस में, कितना 1,40,000, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख है। हमारा कितना हिस्सा, 90%, 1 लाख का 90% मतलब कितना हो गया 90,000। शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 50,000। तो 50,000 का 90% कितना हो गया, 50,000 का 90% हो गया हमारा 45,000 हमारा हो गया, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा दिया है तो वो गुडविल, नहीं तो 45 + 90,000 ये हो गया आपका 135। 140 से 5,000 आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये गुडविल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, कितने में खरीदा इन्वेस्टमेंट, 1,04,000 में। कितने में खरीदा है, 1,04,000 में। कितना परसेंट खरीदा है, 85% खरीदा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल उस दिन कितने थी, 1 लाख थी। तो 1 लाख का 85% 0.85 कितना हो गया 85,000। रिजर्व एंड सरप्लस उस दिन कितना था, 30,000 था। ये प्री एक्विजिशन अपन वैसे अलग कर ही रखें, ठीक है। तो 30,000 × 0.85 कितना हो गया 25,500, कितना 25,500। तो ये करेंगे तो क्या बचेगा, 25,500 + 85,000 85,000, 1,10,500 माइनस 1,04,000 6,500 नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। वैसे वैसे थर्ड का और फोर्थ का, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आता है कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड। होल्डिंग का कितना है, तो वो कह रहे हैं कि होल्डिंग का कितना एज्यूम करना है आपको, 2 लाख एज्यूम करना है, ठीक है। प्लस शेयर इन एस लिमिटेड पोस्ट
एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस। तो इसका पोस्ट एक्विजिशन कितना है भाई, हमने कैलकुलेट किया कितना 20,000। तो 20,000 पे कितना 90% है। तो 20,000 का 90% किसका है, हमारा है। 20,000 का 90% हमारा है, मतलब कि कितना हो गया 18,000 हमारा हो गया। तो ये कितना हो गया 2,18,000, ठीक है, 2,18,000। सेकंड केस हमारा कितना था 2 लाख था। उसके बाद में सब्सिडी में कितना शेयर आएगा, प्री एक्विजिशन 30 और पोस्ट एक्विजिशन 10,000 नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है 10,000 उसमें कितना हिस्सा हमारा है 85%, 8,500 है। लेकिन इस बार 8,500 क्या है लॉस है। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 8,500, 1,91,500। और उसके बाद में थर्ड वाले केस में 2 लाख, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 0, तो उसमें हिस्सा भी कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना रहेगा 2 लाख का 2 लाख रहेगा। फोर्थ वाला केस भी देख लीजिए 2 लाख, प्री एक्विजिशन कितना है, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन कितना है 15,000 है, 15,000 और उसका कितना 10%, तो 0.1 सॉरी उसमें सॉरी 15,000 में कितना 100%, 0.1। 15,000 का पूरा फोर्थ वाला केस कितना है हमारा होल्डिंग कितना 100%, मतलब कि पूरा 15,000 का 15,000 हमारा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,15,000। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन सही से कैलकुलेट कर लिया तो उस केस के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर आपने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन नहीं कैलकुलेट किया तो उस केस के अंदर दिक्कत आएगी। तो आपको क्वेश्चन शुरुआत ही तब करनी है जब आपके पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अलग हो जाए और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अलग हो जाए, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकंड भाई, XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर 1,40,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,40,000। द इश्यूड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी वाज 1 लाख एंड द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 60,000। उस दिन जिस दिन हमने परचेज किया था उस दिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू इस तरीके से थी कि इश्यूड शेयर कैपिटल जो थी वो 1 लाख थी और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो 60,000 था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2016 ABC लिमिटेड earned a profit of 20,000 at a year end, declared and paid a dividend of 15,000। अब उन्होंने क्या किया 20,000 रुपये कमाए और 20,000 में से 15,000 रुपये क्या कर दिया उन्होंने डिविडेंड दे दिया। सो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी recorded in the books of XYZ Limited, what is the amount of minority interest at the end of as on 1st January 2016 and 31st December 2016. Also please check whether there should be any goodwill capital reserve at the date of acquisition। आपको पता करना है कि क्या डेट ऑफ एक्विजिशन पे कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दिक्कत क्या हुई है, डिक्लेयर एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। अब उन्होंने डिक्लेयर किया और डिविडेंड पे किया कितने का 15,000 का। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ से किया। अब ये हो सकता है कि किससे किया हो, प्री से किया हो सकता है किससे किया हो, पोस्ट से किया हो, और हो सकता है क्या किया हो, प्री एंड पोस्ट दोनों से मिला के किया हो। तो हम तीनों सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस की, ठीक है। तो भाई समझिएगा, आपको ये पोर्शन शुरू ही नहीं करना है जब तक आप क्या ना कर सको, जब तक आप प्री एंड पोस्ट ना कर सको। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या कर देते हैं, प्री एंड पोस्ट से 50-50 कर देते हैं, 50% प्री से किया और 50% पोस्ट से किया, ठीक है। अगर 15,000 पहला केस जो है वो क्या है, फर्स्ट केस जो है वो प्री से, सेकंड केस जो है पोस्ट से और थर्ड केस जो है वो प्री एंड पोस्ट से। फर्स्ट केस क्या कह रहा है
कि भाई हमने क्या किया, अगर प्री से किया है तो उस केस के अंदर क्या होगा। अब एजम्पशन लिख के करना होगा क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो, क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा है। तो अगर प्री से करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगी वो क्या होगी, आउट ऑफ प्री लिख देते हैं ताकि अगर आप प्री से करोगे, यहाँ पर लिख ही देते हैं तीनों साथ में, केस 1, केस 2, केस 3, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ पर वैसे उन्होंने कंसोलिडेटेड जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो पूछा नहीं, लेकिन अपन फिर भी देख लेते हैं इसको। फर्स्ट है कि अगर उन्होंने प्री से डिक्लेयर किया, डिक्लेयर ही नहीं किया, डिक्लेयर एंड पेड, डिक्लेयर भी किया और उन्होंने क्या कर दिया, पेड भी कर दिया। तो पेड करते से ही क्या करना होगा, अब जैसे ही वो डिक्लेयर करके पे करेंगे, अगर प्री एक्विजिशन है तो उस केस के अंदर वो कहाँ से एडजस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या कहोगे आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट केस 1 में कितना है, 1,40,000 लेस डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब 15,000 का डिविडेंड 15,000 का डिविडेंड है जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका 80% हमें मिलेगा, मतलब कि 15,000 इंटू 0.8 कितना, 12,000। तो ये 12,000 क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो जाएगा, -12,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी बचेगी, 1,40,000 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा, 1,28,000। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेस शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो केस 1 के अंदर अगर बात करते हैं तो प्री कितना रहेगा, केस 1 में बात करते हैं तो प्री और पोस्ट कितना बचेगा, 60,000 का था उस दिन बैलेंस, जिसमें से क्या कर दिया, 15,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 60,000 माइनस 15,000 कितना बचेगा, 60,000 का था, जिसमें से 15,000 प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्री कितना बचा, 45,000 और पोस्ट पूरा 20,000 ज्वाइन किया, वो सेम टू सेम अभी भी पड़ा है। केस 2 अगर पोस्ट से किया होता तो उस केस के अंदर प्री का जो 60,000 था क्या उसमें कोई चेंज आता क्या, नहीं, वो 60,000 का 60,000 कंटिन्यू होता, और पोस्ट का जो 20,000 था उसमें से क्या हो जाता, 15,000 रुपये चले जाते, मतलब कितना बचता, 5,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर दे नहीं रखा है होल्डिंग का P&L कितना है, सपोज होल्डिंग का P&L बिफोर एडजस्टमेंट जो है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का सपोज। ठीक है, ये मान रहे हैं, तो उस केस में क्या कहेंगे कि पुराना उसका कितना है, 2 लाख है, 2 लाख है और 2 लाख। फर्स्ट केस में क्योंकि प्री एक्विजिशन से मिला है इस वजह से कोई एडजस्टमेंट होगा क्या इसके अंदर, नहीं। अगर पोस्ट एक्विजिशन से मिला है तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, उसके P&L में ऐड होगा, मतलब कि 15,000 का 80% जो इसे मिलेगा वो कहाँ लिखेगा, अपने P&L में लिखेगा। तो उस केस के अंदर इसका पोस्ट कितना बचेगा, 5,000 ही बचेगा। तो पहले केस के अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 20,000, तो उस 20,000 में उसका जो शेयर होगा 20,000 इंटू 0.8 जो है वो कहाँ जाएगा, उसके कंसोलिडेटेड P&L में। तो कंसोलिडेटेड P&L में कितना जाएगा, 16,000। और सेकंड केस में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 5,000 ही है, तो 5,000 का कितना परसेंट जाएगा, 0.8 कितना जाएगा, 4,000 रुपये जाएगा। अब अगर सपोज दोनों में से 10,000 दिए तो उस केस में प्री एक्विजिशन कितना बचेगा, 50,000। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन कितना बचेगा, 20,000 का कितना, 10,000। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस ये तो 1,40,000 का 1,40,000 ही है। ठीक है, अभी तक 1,40,000 का 140 है, कुछ भी मिला नहीं। अगर प्री एक्विजिशन से भी 50% और पोस्ट एक्विजिशन से भी 50% है तो 10,000 प्री एक्विजिशन से डिस्ट्रीब्यूट किए, 10,000 पोस्ट एक्विजिशन से। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 20,000, वो कितना बचेगा, 10,000, और प्री एक्विजिशन 60,000 है तो वो कितना बचेगा, 50,000। क्लियर है यहाँ तक का। जो प्री एक्विजिशन से डिविडेंड हमें मिलेगा
जो 10,000 का 80% जो हमें मिलेगा वो हम कहाँ करेंगे, प्री एक्विजिशन से जो भी मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे। तो ये कितना बचेगा, 1,32,000। और जो भी पोस्ट एक्विजिशन से मिलेगा जो 10,000 का फिर 80% है, वो कहाँ करेंगे हम, पोस्ट एक्विजिशन P&L में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब प्री एक्विज और जो पोस्ट एक्विजिशन जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो हिस्सा बचा है, पोस्ट एक्विजिशन कितना 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया और 10,000 का बचा है, तो इस 10,000 का भी 80% हमें मिलेगा। हम हमारे कंसोलिडेटेड में क्या लिखेंगे, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी। तो तीनों केस में कितना आएगा, 2,16,000, 2,16,000 और 2,16,000। ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है इस केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर किससे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्विटी से प्री से किया है फर्स्ट केस के अंदर। तो इसका टोटल कितना, प्री वाला कितना है, प्री का दे रखा है हमने। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितना, 1 लाख, 1 लाख का 80% 0.8 कितना 80,000 और 80,000। ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन कैलकुलेट कर रखा है 45,000 का 80% कितना हो गया 36,000। और सेकंड केस के अंदर क्या हो जाएगा, 60,000 का 80% 0.8 48,000। और थर्ड केस में कितना है, प्री एक्विजिशन 50,000 उसका 80% मतलब कितना 40,000 रुपये। थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और थोड़ा बहुत समझ कम आ रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा। -80,000 -36,000 तो कितना हो गया ये 12,000। सेकंड केस में कितना 1,40,000 -80,000 -48,000 12,000। 1,32,000 -80,000 -40,000 तो 12,000। सर ना तो गुडविल में चेंज आ रहा है, जो पहले आ रही है वही गुडविल आ रही है, और जो ना कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज आ रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो भाई, अगर प्री से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितना पोर्शन अगर नहीं होता डिस्ट्रीब्यूट तो वो हम क्या करते, शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस करके उसमें क्या कर देते, उसमें से लेस कर देते। और अगर उसमें से कुछ पैसा है जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो सीधा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही कम हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो यहाँ पर लेस होता, और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ लेस हो गया। मतलब अल्टीमेटली इफेक्ट है जो कुछ भी नहीं आएगा। सर कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं आया, सेम उसी की बात है। पोस्ट एक्विजिशन का रिजर्व एंड सरप्लस का जितना हिस्सा वो उसको क्या होना है, ऐड होना है। अगर वो P&L के डिविडेंड के रूप में बांट दिया है तो वो पहले ऐड हो जाएगा, और अगर डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा है तो बाद में पोस्ट एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी क्या चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चेंज होगा, क्योंकि डिविडेंड के रूप में जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पैसा क्या होगा, बाहर जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में फ़र्क पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे और करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करोगे उससे पहले की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होगी, चेंज होगी। बाकी केस 1 में जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हो, जो आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले कर रहे हो चाहे आप बाद में कर रहे हो। समझ आ रही बात? क्योंकि अल्टीमेटली वो हिस्सा मिलना होल्डिंग को ही है। तो केस इसके अंदर बात करते हैं। तो ये क्या कहता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो क्या कहता है कि टोटल रिजर्व एंड सरप्लस बताओ कितना है। फर्स्ट वाले केस में 45 + 20 कितना 65। सेकंड वाले में कितना है 65। थर्ड वाले में कितना है 60,000। और दोनों में से 10-10 कैसे देंगे यार, गलत कर दिया। दोनों में से क्या करेंगे, एक में से 10 देंगे तो एक में से कितना देंगे, 5 ही देंगे भाई। दोनों में से कितना करेंगे, 7.5 करेंगे, 7.5 करेंगे। ये गलत कर दिया भाई। 60,000 - 7,500 तो ये कितना बचेगा 52,500। और ये कितना बचेगा 20,000 है, और उसमें से कितना हो जाएगा -7,500 कितना हो जाएगा 12,500। सर आपने 10,000 लेस किया तो भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, डिविडेंड ज़्यादा दोगे कम दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो वापस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, 7,500 में से 7.5 प्री एक्विजिशन से डिविडेंड मिला है तो उसका 80% हमें मिला है, तो हम क्या कहेंगे 6,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा लेस, जो है वो कितना होगा
6000। भाई समझिएगा 7500 आपने प्री एक्विजिशन से डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका 80% हमें मिलेगा, मतलब 6000 रुपये हमें मिलेगा। तो बाकी कितना बचेगा 140 माइनस 6000 कितना बचेगा 134,000। फिर क्या कहोगे प्री एक्विजिशन कितना है, ये 80,000 का 80,000 और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 52,500 मल्टीप्लाई बाई 0.8 कितना 42,000। अल्टीमेटली ये भी कितना आएगा 134 माइनस 80,000 माइनस 42,000। एक सेकेंड, 1,34,000 माइनस 80,000 माइनस 42,000 कितना आएगा 12,000 का 12,000। ठीक है, इस केस में भी क्या हो जाएगा 20,000 और पोस्ट एक्विजिशन से कितना आया 7,500 का 80% मतलब कितना आया 6,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000, कितना आ जाएगा 6,000। और पोस्ट एक्विजिशन जो आपका P&L बचेगा वो कितना 12,500, उसका भी 80% मतलब कि कितना 10,000, कितना 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 2,16,000। सेम वैसा वैसा कंटिन्यू होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें तो उसका तो कितना है प्री एक्विजिशन, सॉरी वो तो प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन देखेगा क्या, नहीं, वो कहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, हमने कहा 1 लाख। उसने पूछा कि आपके टोटल रिजर्व एंड सरप्लस एट द एंड कितने हैं, हमने कहा फर्स्ट केस में 65,000, सेकंड केस में 65,000, थर्ड केस के अंदर 65,000। ठीक है, तो उसने कहा कि दोनों को मिला दो, हमने कहा कि 1,65,000। ठीक है, 1,65,000 और 1,65,000। फिर उसने कहा कि आपका हिस्सा कितना, हमने कहा कि 80%। तो उसने कहा कि 20% में ये रहा मुझे दे दो, हमने कहा ले लो, तो इसका 20% 1,65,000 इंटू 0.2 कितना हो गया 33,000। तो 33,000 इसका केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में। ठीक है, तीनों केस के अंदर 33,000 33,000 33,000। मतलब सर अभी इतना समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली प्रॉफिट को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री एक्विजिशन के अंदर और पोस्ट एक्विजिशन। अगर ये बात आपको समझ आ रही है ना तो बहुत सही जा रहे हो भाई, बहुत सही जा रहे हो आप, सही दिशा में जा रहे हो। प्री एक्विजिशन से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा, और अगर नहीं होगा तो भी वो तो अल्टीमेटली तो लेस होना ही है। पोस्ट एक्विजिशन से अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाकर जुड़ जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो भी शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस करके कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इन पे। क्लियर है, समझ आ रही बात? ठीक है, अब एक पार्ट ये भी पूछा जा सकता है, समझ लीजिएगा यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या कर दिया, गलती से पोस्ट एक्विजिशन से था और उन्होंने क्या किया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया। तो क्या कर देंगे, वापस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाके उसको ऐड करना वहाँ ऐड कर देंगे। समझ पा रहे बात भाई? क्वेश्चन ने कहा कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया पोस्ट एक्विजिशन से। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन से जो भी पोर्शन होता है वो कहाँ जाना चाहिए, उसके P&L में जाके ऐड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, गलती से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया। तो आपने भाई गलती की कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस किया तो उसमें वापस ऐड कर दो, तो वो गलती हो गई, रेक्टिफाई, ख़त्म हुई बात। अब पोस्ट एक्विजिशन से जितना रिजर्व एंड सरप्लस मिला है वो जाके क्या कर दो, आपके कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस वाले पोर्शन के अंदर उतना जाके क्या कर दो, जब कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर एच लिमिटेड के P&L में उतना पोर्शन क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि आपका क्वेश्चन है जो सही होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और अलग तरीके से किया है या सेम ही किया है। डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यहाँ पर ये मान रहे हैं कि पोस्ट एक्विजिशन से। ठीक है, अपन ने तीनों सिचुएशन देख ले ताकि आपकी क्लियरिटी है जो और ज़्यादा सही आएगी। क्लियर है? डिविडेंड रिसीव्ड अगर पोस्ट एक्विजिशन से है तो P&L में जाएगा, और अगर प्री एक्विजिशन से होता तो यहाँ पर एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं 12,000। क्लियर है? बाकी इन्होंने भाई वही कैलकुलेट किया है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट किया है 32 और 33 65,000। ठीक है, सेम ही है, और बाकी कंसोलिडेटेड P&L वगैरह कैलकुलेट किया है। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन थर्ड पे। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70 लाख। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज
अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। हमने कब खरीदा है? 31 मार्च 2017 को, और उसी दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। मतलब हमारे लिए ये सारे रिजर्व जो बनेंगे इसमें वो क्या बनेगा? प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? एसेट में एसेट दे रखा है ये, इन्वेस्टमेंट पहले से कोई 55 लाख है, करंट एसेट दे रखा है, लोन एंड एडवांसेस दे रखा है, 15% डिबेंचर दे रखा है, करंट लाइबिलिटी दे रखा है। तो हम उस दिन के रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई फिक्स एसेट कितने की? 120, इन्वेस्टमेंट कितने के? 55, करंट एसेट कितने के? 70, लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं, मतलब कितने के लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं आपने? 15 लाख के, और 15% डिबेंचर जो है वो आपके है 90, और करंट लाइबिलिटी आपकी है 55, ठीक है। बाकी का जो बचेगा वो इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। अभी वो नहीं दे रखा है, बाद में देखते हैं। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज़ बीन अग्रीड अपॉन एंड नॉट इंक्लूडेड इन अबव फिगर। इसके अलावा उन्होंने ये रिवैल्यूएशन भी किया जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। फिक्स एसेट को उन्होंने क्या किया? अप बाय 20%, 20% से बढ़ाया। इन्वेस्टमेंट को क्या किया? 10% से कम किया। मतलब कि फिक्स एसेट को उन्होंने 20% से बढ़ाया। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 का 20%, मतलब 12 दूना 24, और इन्वेस्टमेंट को 10% से कम किया, मतलब कि 5.5 से कम किया है, ठीक है। ये कब किया? उसी दिन किया है, समझ पा रहे बात? ये उसी दिन किया, मतलब ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा क्या होगा? प्री एक्विजिशन ही होगा, क्योंकि उसी दिन जिस दिन खरीदा उस दिन, तो हम ये मानेंगे कि प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस है। अब यहाँ से समझिएगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन जिस दिन किया है उसके बाद का डेप्रिसिएशन है, तो ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन किस पोर्शन का होगा? पोस्ट एक्विजिशन का होगा। तो ये पोस्ट एक्विजिशन P&L से एडजस्ट होगा। यहीं पर सपोज रिवैल्यूएशन किया होता है 1 अप्रैल को, और हमने खरीदा होता है इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को, ठीक है। रिवैल्यूएशन किया 1 अप्रैल को, सपोज रिवैल्यूएशन किया 1 अप्रैल को और हमने खरीदा 1 अक्टूबर को, ठीक है, और फिर एट द ईयर एंड डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता? 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, वो किस में होता? प्री से एडजस्ट होता, और उसके बाद का जो है वो किससे होगा? पोस्ट से होगा। सर मतलब कहने का ये है कि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस से एडजस्ट होगा? प्री से होगा या पोस्ट से होगा? उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो किस पीरियड के लिए लग रहा है? प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए लग रहा है या पोस्ट एक्विजिशन के? अगर प्री एक्विजिशन के लिए लग रहा है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, और नहीं तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से एडजस्ट होगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। जेड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड एट 20% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017। अब उन्होंने क्या किया? जिसके पास भी 31 मार्च 2017 को शेयर थे, उनको क्या किया है? उन्होंने डिविडेंड दिया, और कितना दिया? 20% दिया। अब 31 मार्च को अपने पास भी है, तो हम भी इसको रिसीव कर लेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर अब जेड लिमिटेड एट 20 पर शेयर, और एक्स लिमिटेड ने ये जो शेयर है वो कितने पे खरीदा है? 20 पे खरीदा, एक शेयर 20 पे खरीदा। तो 70 लाख जो शेयर है वो 20 पर शेयर के हिसाब से खरीदा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे अपन ने? 70 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो हमने कितने शेयर खरीदे? 3,50,000, ठीक है। अब 20 रुपये है या 30 रुपये, तो मतलब पर शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपये ही माननी होगी, ठीक है। अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपको बाइफरकेट करने की इच्छा हो रही है तो वो भी कर सकते हो। कैसे? ये कितना है? 3,50,000 कितने के बराबर है? 70% के बराबर है। तो 100% इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाई 0.7, तो कितने? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 10, तो 50 लाख इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। बाकी उसका क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। तो 120 + 55 + 70 + 15, ये हो गया टोटल 260। 50 + 90 + 50 -260, तो 70 लाख का क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस।
अब देखिए क्या यहाँ पर प्री और पोस्ट वाली कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, क्योंकि पोस्ट का तो इसमें कुछ है ही नहीं, जो भी है वो क्या है, प्री का है। तो प्री एक्विजिशन जो रिजर्व एंड सरप्लस है, प्री एक्विजिशन जो इसके रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितने हैं? रिजर्व एंड सरप्लस अदर देन रिवैल्यूएशन कितने के? 70 लाख के, और रिवैल्यूएशन के कितने के? ठीक है, एक सेकंड, इसको ऐसे लिख दो, अदर देन रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ठीक है, बैलेंस बिफोर डिविडेंड, डिविडेंड का एडजस्टमेंट करने से पहले अदर कितने? 70 है, और ये कितने? देखो 24 का अपवर्ड किया और 5.5 का डाउनवर्ड किया, तो 24 माइनस 5.5, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा? 18.5। अब आप इसको एज 10 के हिसाब से मत देखिएगा, एज 10 जो है वो क्या करता है, डाउनवर्ड जो है वो सीधा P&L में देता है। कंसोलिडेटेड के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है वो इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से देखते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या किया उन्होंने, टोटल 20% पर क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख की है। ठीक है, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर और एक शेयर कितने का? 10 का, तो कितने की होगी? 50 लाख की होगी। अब 50 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल का 20% उन्होंने क्या किया, डिविडेंड दिया, तो कितना हो जाएगा? 50 लाख का 20% 0.2 कितना होगा? 10 लाख का। तो 10 लाख का जो देंगे वो किस में से देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस तो अपने पास यही है, प्री पोस्ट का तो कुछ है नहीं, जो भी है वो प्री है, तो इसमें से क्या कर देंगे, लेस डिविडेंड पेड, इसमें से क्या कर दिए, 10 लाख के डिविडेंड पे कर दिए। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा? ये तो बचा 60 और ये बचा 18.5। अब जो प्री एक्विजिशन से डिविडेंड मिलेगा वो किससे एडजस्ट होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा। किससे एडजस्ट होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो अगर हम स्टेप 1 COC कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करें, तो उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है भाई, कितने में ख़रीदा है? 70 लाख पे ख़रीदा है, लेस डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिला, प्री एक्विजिशन से कितना? 10 लाख का टोटल उन्होंने दिया, जिसमें से अपने पास कितना? 70%, मतलब कि 7 लाख का हमें मिला, तो ये कितना हो गया? 7 लाख। तो कितना बचा? 63 लाख। ठीक है, उसके अलावा शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस और रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसका सबका 70%। तो इक्विटी शेयर कितना है? 50 लाख, उसका 70%, मतलब कितना? 35 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? अदर 60 लाख, उसका 70%, सॉरी 42 लाख। ठीक है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व 18.5, उसका 70% अपने को पास, तो 12.95। तो ये हो गया 12.95 प्लस 42 प्लस 35, कितना हो गया? 89 लाख। एक सेकंड, ज़्यादा तो नहीं हो रहा अभी, 89,95,000। तो एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है भाई। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है। करेक्शन ये है कि इस इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। वो कैसे गलत दिया मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, एसेट को रीवैल्यू वगैरह करके उसने क्या किया, उसने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस टोटल के लिए बैलेंस निकाला। उसमें से उसने क्या किया, 15% डिवेंचर दिया, करंट लाइबिलिटी दी, ठीक है, और उसने नेट एसेट की 138.5 रुपीज़। वो कह रहा है कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो सारा मिला के कितना होगा, 138.5, ठीक है। और अपना अगर करें यहीं पर तो अपना कितना आ रहा है, हम कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 50, रिजर्व एंड सरप्लस कितना बचा 60 प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व 18.5, तो ये आ रहा है अपना 128.5।
तो अपने दोनों के बीच में चेंज आने का कारण क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस तो कम होगा। तो हमने तो रिजर्व एंड सरप्लस कम किया और इन्होंने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कम किया नहीं, और उस वजह से क्या कर दिया इसने, सीधा 138.5 का 70% है जो कैलकुलेट कर दिया 96.95। जबकि अपना कितना आ रहा है, अपन कह रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस इज 138, सही आंसर क्या है 138.5। इसमें से 10 का क्या कर देंगे, डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, तो कितना हो गया 128.5। पुराना बचा कितना है, प्री यही बचा है 128.5 का 70% कितना हो जाएगा 89.95। ये कितना आ रहा है 89.95। इस केस के अंदर ये कितना आ रहा है 35 + 42 + 12.95, तो ये कितना आ रहा है 89.95, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बचा है, ये उसके हिसाब से कितना 26,95,000 जो है आपका कॉस्ट ऑफ, सॉरी ये गुडविल है जो आएगा, क्या गुडविल नहीं सॉरी कैपिटल लीजर, ये क्या आ जाएगा कैपिटल लीजर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से तो इन्होंने हटाया नहीं इंस्टीट्यूट ने, यहाँ तो गलती की है, ठीक है। और उसके साथ बाद में नालायकों ने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ उन्होंने ये जो रिसीव हुआ है 70 लाख, उसमें से 7 लाख रुपए रिसीव हुआ है, वो उसको उसने क्या किया कंसिडर किया। तो नालायकों जब आगे वाले ने पे नहीं किया तो अपन रिसीव कैसे करेंगे, समझ पा रहे हो बात। तो जिन्होंने पे किया है उनसे तो लेस किया नहीं, उनका रिजर्व एंड सरप्लस तो कम किया नहीं, और अपना जो रिसीव हुआ है वहाँ पर कम किया, मतलब कि मैंने आपको कुछ दिया नहीं और आपको रिसीव हो गया, तो ये तो चमत्कार ही हो सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 33.95 नहीं आएगा, ये 26.95 आएगा। कितना 26.95 आ रहा है, 26.95 आ रहा है, ठीक है। कारण क्या समझ आ गया, इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर गलती की, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो उन्होंने डिविडेंड दिया तो वो रिजर्व एंड सरप्लस से कम नहीं किया। क्लियर है भाई, इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन थर्ड हो जाएगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर पे ग्रिप आ रही होगी, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मेन इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन अलग करना है। अगर वो अलग हो जाता है तो उस केस में फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, हमेशा सबसे पहले क्या करो, टोटल लिखो। सबसे पहले क्या लिखो कि टोटल रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है कितने, सपोज वो 50 लाख है। फिर आप पता करो कि इसमें से प्री कितना है और पोस्ट कितना। अब क्वेश्चन कई बार क्या कहता है, जैसे दोनों सिचुएशन देखिए, एक उसने कहा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस जो वो 20 लाख है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, प्री एक्विजिशन 20 और बाद का 30 लाख, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया, जिसका एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि प्री एक्विजिशन जिस दिन हमने ख़रीदा उस दिन, सपोज हमने ख़रीदा 1 अप्रैल 2020, तो उसने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस जो था वो कितना था 20 लाख था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्ट एक्विजिशन से डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया, और जिसकी उन्होंने अकाउंटिंग भी कर दी, तो भी हम क्या कहेंगे कि प्री कितना है 20 और बाकी का पोस्ट है। या फिर क्वेश्चन कभी ये भी कह सकता है कि 1 अप्रैल 2020 को जिस दिन हमने खरीदा उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस था 20 लाख, और जिसमें से क्या कर दिया गया 10 लाख रुपए एज ए डिविडेंड बांट दिए गए। तो फिर उस केस में क्या कहोगे कि अब प्री का कितना बचा है, 20 था लेकिन उसमें से 10 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब प्री अब कितना बचा है 10 ही बचा है, मतलब बाकी का पोर्शन जो है वो कितना है 40 जो है वो क्या है पोस्ट है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आपको पहला जो आपका टारगेट होगा वो क्या होगा, प्री एंड पोस्ट के अंदर बाइफर्केशन। जैसे आपका प्री और पोस्ट में बाइफर्केशन हो जाएगा उसके बाद में आपको कोई चिंता होगी नहीं, कोई भी तरीके की तकलीफ होगी नहीं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1/4/2010 एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख व्हेन द बी लिमिटेड हैड द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो थे उस दिन कितने थे 80,000 थे। इन द 4 consecutive ईयर बी लिमिटेड fared badly and suffered losses of rupees 2,50,000, 4 lakh, 5 lakh and 1,20,000 respectively. Thereafter, in 2014-15, B Limited experienced a turnaround and registered annual profit of 50,000. In the next year, 2015-16 and 16-17, B recorded annual profit of 1 lakh and 1,50,000 respectively. So, the minority interest, cost of capital, cost of control एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। आपको क्या करना है कि पता करना है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना। तो अब इसमें सिचुएशन क्या है कि जिस दिन खरीदा उस दिन के कितने
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 80,000। ठीक है, और जिसका कितना पोर्शन खरीदा हमने, 70%। तो हम क्या कहेंगे, 10,70,000 का 70% मतलब कि हमारा पोर्शन कितना है, 7,49,000। ठीक है, और जो कितने में ख़रीदा है, 10 लाख के अंदर ख़रीदा है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो हमने किसके लिए दिया है, गुडविल के लिए दिया, माइनस 10 लाख। तो वो हम क्या कर देंगे, 2,51,000 गुडविल का लिख देंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत के अंदर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ कैलकुलेट किया उसने, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। गुडविल 2,44,000 आ रहा है क्या, 10 लाख प्लस 80,000, ओ सॉरी 10,80,000 है क्या, 10,70,000 लिख दिया मैंने, सॉरी 10,80,000 का 70% कितना हो गया, 7,56,000। ये कितना हो गया, 7,56,000 माइनस 10 लाख। ठीक है, 2,44,000। क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो एकदम मतलब उस अभी मेन फोकस जो है वो इस पोर्शन पे नहीं है उनका। मेन फोकस यहाँ पर है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट उस दिन क्या थी, 10,80,000 का 30%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट उस दिन कितनी थी, 3,24,000। ये किस दिन की बात है, ये बात है परचेज किया उस दिन, जिस दिन परचेज किया उस दिन। अब साल कौन सा वो लिखा नहीं है। फिर उससे बाद में नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन हो गई, इनका 10,80,000 का था इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के। ठीक है, तो उसके बाद में 80,000 का रिजर्व एंड सरप्लस था और नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, उनका लॉस हो गया कितना, फॉर कंजर्वेटिव सफर्ड लॉस ऑफ 2,50,000। नेक्स्ट ईयर में लॉस कितना हो, 2,50,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 80,000 माइनस 2,50,000। तो नेक्स्ट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, माइनस के 1,70,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस के 1,70,000। तो नेट दोनों मिला के कितना बचे, 8,30,000 और उसका कितना परसेंट, 30%। तो नेक्स्ट ईयर उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो उसके बाद में फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा, 2,49,000। कैसे हुआ समझिएगा, 10 लाख की उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और उसमें से 1,70,000 माइनस के रिजर्व एंड सरप्लस है। तो उस दिन उसके कितना हो जाएंगे, 8,30,000 की नेट इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हो गया उसका 30%। ठीक है, इंटू 0.3 किया तो आपका 2,49,000। अब उसके बाद में ये क्या था, 1,70,000 माइनस में था और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में फिर लॉस हुआ और वो कितने का हुआ, 4 लाख का हुआ। कितने का लॉस हुआ, 4 लाख का। तो ये कितना हो गया, 5,70,000। कितना हो गया, 5,70,000। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, 5,70,000, 10 लाख की तो इक्विटी शेयर कैपिटल और माइनस 5,70,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेट कितना बचा, 4,30,000। कितना बचा, 4,30,000 और इसका कितना 30% इंटू 0.3 कितना है, 1,29,000। अभी तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब 5,70,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में था और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया और लॉस कर लिया, कितने का, 5 लाख का। कितने का, 5 लाख का। ठीक है, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10,70,000। अब 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और माइनस के 10,70,000 रिजर्व एंड सरप्लस। तो माइनस के 70,000 जो है वो रिजर्व एंड माइनस के 70,000 नेट बचेगा। तो माइनस के 70,000 का 0.3 कितना, 21,000 माइनस का। अब क्वेश्चन जो है वो मेन इसी पॉइंट पे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में हो जाए तो क्या होगा। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ जो उसका पोर्शन है जितना बचता है वो क्या करना होगा, किसको बियर करना होगा, होल्डिंग कंपनी को बियर करना होगा। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया, 21,000। ठीक है,
ये माइनस आ गया, सॉरी वहाँ यहाँ आ गया -21,000। तो उस केस में क्या होगा, लॉस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोर्न बाय होल्डिंग कंपनी। तो ये माइनस का जितना होगा वो क्या कर देंगे, यहाँ वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जो एडिशनल कंसोलिडेटेड P&L जो बनाओगे उसके अंदर क्या होगा, ये जो पोर्शन 21,000 रुपये का जो ये लॉस है, ये किसको बेयर करना होगा, होल्डिंग कंपनी को। हमने कल एक बात की थी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाए तो उस केस में उसका लॉस जो वो किसको करना होगा, होल्डिंग कंपनी को बेयर करना होगा। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो क्या है, शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर की अल्टीमेटली लाइबिलिटी जो है वो क्या है, फिक्स है, उनकी पेड अप कैपिटल से रिलेटेड है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि हम उनसे पैसा मंगवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसको माइनस में लिखोगे तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस के अंदर जितना नेगेटिव हो वो पैसा कौन बियर करेगा, होल्डिंग कंपनी है जो बियर करेगी, और वो कैसे एडजस्ट करेगी, अपने P&L से एडजस्ट करेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के अंदर वापस 1,20,000 का और नुकसान हो गया, तो अल्टीमेटली उनका क्या हो गया, उसमें सब्सिडी का माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 36,000। तो ये 36,000 फिर जो और लॉस आ रहा है ये भी कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी है जो बियर करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के अंदर 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब 50,000 का प्रॉफिट होगा तो देखो टोटल इन्होंने कितना 36,000 और 36,000 एंड 21,000 ये क्या किया, होल्डिंग कंपनी ने बियर किया। तो जब तक इसका प्रॉफिट जो है वो इसके बराबर नहीं आ जाता तब तक उसका पैसा अल्टीमेटली किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। आप यहाँ इस तरीके से समझो या फिर इससे नेक्स्ट अपने तरीके से समझे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 5 लाख का नुकसान हुआ, ये 20,000 का, 21,000 का और ये 21,000 का आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये इसका बैलेंस कितना हो गया, 10,70,000 माइनस इस 10,70,000 जो है, सॉरी वो माइनस किया, ठीक है। ये क्या है, माइनस किया और इसमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस क्या बचे, 10,20,000 माइनस के। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10,20,000 के माइनस के रिजर्व एंड सरप्लस और 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब अल्टीमेटली माइनस के 20,000 बचेंगे, ठीक है। तो माइनस के 20,000 मतलब 20,000 का 30%, ठीक है। तो 6,000 यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। तो क्या माइनॉरिटी माइनस में आएगी क्या, नहीं माइनॉरिटी माइनस में नहीं आएगी, क्लियर है। फिर उसके बाद में इस तरीके से और कैलकुलेट करेंगे, फिर और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा, और उसके बाद में वो सिचुएशन आ जाएगी कि वापस ये पॉजिटिव हो जाएंगे। जिस दिन ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सपोज ये रिजर्व एंड सरप्लस वापस 9 लाख पे आ गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 9 लाख का ये रिजर्व एंड सरप्लस माइनस के और पॉजिटिव आपका 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10 लाख में से 9 लाख गए तो 1 लाख बचा, और 1 लाख का 30% जो है वो क्या हो जाएगा, 30,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये, इस क्वेश्चन का एसेंस ये है कि जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में चला जाएगा तो उसका माइनस का जो पोर्शन होगा वो क्या करना होगा, होल्डिंग कंपनी को बियर करना होगा। तो यहाँ 21,000 माइनस हुआ तब उन्होंने क्या किया, होल्डिंग ने बियर किया। 36,000 माइनस का हुआ तब होल्डिंग ने बियर किया, ठीक है। अब 50,000 का प्रॉफिट जो है उसमें माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना, 0.3 15,000। तो उन्होंने कितना बियर किया, टोटल 21,000 और 36,000, 21,000 प्लस 36,000, टोटल उन्होंने बियर कितना किया, 57,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जब तक वापस 57,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं आ जाता तब तक क्या करेगा, ये एडजस्ट कौन करेगा, वापस होल्डिंग कंपनी ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी को कुछ भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 15,000 इसका आ रहा है, लेकिन 15,000 वापस क्या कर लेगा, ये वापस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये जो है इसने टोटल दिए 57,000, यहाँ ये ध्यान रखना टोटल दिए कितने, 57,000। तो 57,000 जब तक वापस नहीं ले लेता तब तक ये खुद लेता रहेगा। 15,000 यहाँ ले लिए, ठीक है, 30,000 यहाँ ले लिए, तो 30, 40, 45, ठीक है। और उसके बाद में फिर और प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से 45 हो गए तो 12,000 ये ले लेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा वो उसके पास रहने देगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जो वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसका नेट बैलेंस कितना आता है, नेट रिजर्व एंड सरप्लस है उसका बैलेंस कितना आता है। जब तक नेट जो है शेयर होल्डर फंड पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक माइनॉरिटी को वापस नहीं देंगे, समझ पा रहे हो। जब माइनॉरिटी का नेट जो शेयर होल्डर फंड है वो पॉजिटिव आ जाएगा तब माइनॉरिटी को पैसा मिलेगा, ठीक है, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर है। उसके बाद में इलस्ट्रेशन 5th है।
एक बार इस इलस्ट्रेशन को वापस देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, है आसान लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एच लिमिटेड एक्वायर 3000 शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 4,80,000 ऑन 31/7/2016। द कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। हमने क्या किया, 3,000 शेयर खरीदे 4,80,000 रुपये, और एच लिमिटेड के पास टोटल शेयर कितने 5,000, मतलब हमारी होल्डिंग कितनी हो गई 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000। हमने कितना परसेंट कर लिया, 60% होल्ड किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द 2016 शोड ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000। उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है 1,25,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 3 लाख, और इस साल का प्रॉफिट जो वो कितना है 3 लाख। अब यहाँ पर ये सिचुएशन क्या है कि हमने कब खरीदा, साल के बीच में 31/3/2016 को, और ये क्या कर रहे हैं, इनका प्रॉफिट 2016 का है, मतलब कि कैलेंडर ईयर फॉलो करते, नहीं तो 2016-17 लिखते। एट द एंड ऑफ द ईयर इट डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 40%। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड। अब आपके पास यहाँ पर दोनों बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप क्या करो प्री से मान लो, या आप क्या मान लो कि ये जो डिविडेंड है वो किससे दिया गया, पोस्ट से दिया गया, या फिर आप क्या कर लो प्री एंड पोस्ट से, दोनों से मान सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में अगर प्री से दोगे, अगर आप एज्यूम करते हो, यहाँ पर क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है कि हमने जो ये डिविडेंड दिया वो किससे दिया, प्री से दिया या पोस्ट से दिया। अगर आप मानते हो कि प्री एक्विजिशन से जो पुराना प्रॉफिट बढ़ा था उससे दिया है, तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप मानते हो कि जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा 1 जुलाई उसके बाद से अगर दिया है, तो उस केस में आप क्या कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, और अगर आप मानते हो कि प्री और पोस्ट दोनों से दिया है, तो आप क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L। ठीक है, दोनों से एडजस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने अलग अलग सिचुएशन दी है कि द प्रॉफिट फॉर 2016 हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर द डिविडेंड। अगर हम ये मानते हैं कि 2016 का प्रॉफिट है जो यूटिलाइज हुआ, तो 2016 का प्रॉफिट 2016 में तो बीच में आए हम। ठीक है, तो आधे पोर्शन के लिए तो प्री है, आधे पोर्शन के लिए पोस्ट है। ठीक है, 31/7 को आए हम। ठीक है, मतलब कि 7 महीने के लिए तो प्री है, 7 मंथ के लिए तो प्री है, और 5 मंथ के लिए पोस्ट है। समझ पा रहे हो बात। 1 जनवरी को शुरू हुआ, हम आए 31/7 को, तो 31/7 से पहले का पीरियड हमारे लिए क्या हो गया प्री हो गया, 7 महीने प्री हो गए। और फिर 31 जुलाई के बाद के जो 5 महीने उसके लिए हम जो भी है वो क्या हो जाएगा पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे 7:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो 7 का पोर्शन वो प्री से आएगा, जो प्री से आएगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर देंगे, और बाकी का क्या कर देंगे P&L से कर देंगे। तो ये उन्होंने इस तरीके से एजम्पशन ली। अब इस क्वेश्चन में एजम्पशन आप पूरा एज्यूम ये भी कर सकते हो पूरा का पूरा जो है प्री से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वैसा भी कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि लेटर प्रॉफिट हैव बीन यूटिलाइज फर्स्ट एंड देन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो पोस्ट था वो पहले यूज किया और फिर प्री का यूज़ किया। तो अब पोस्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो प्री का कैसे कैलकुलेट करें। 1/1/2017 को कितना बैलेंस था प्री का, 1/1/2017 को वो कह रहे हैं द P&L फॉर दिस कंपनी शोड ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000। प्री का था 1,25,000, और इस साल हमने कितना कमाया प्रॉफिट फॉर 3 लाख, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है जो कमाया। तो 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो उसका 7 महीने अब नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे टाइम के रेशियो में बांटेंगे कि इक्वल यूनिफॉर्म जो है हर टाइम बराबर बराबर है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 1,75,000 पहले के 7 महीनों में कमाया, और -3 लाख बाकी का 1,25,000 है जो पोस्ट से कमाया। ठीक है, अब डिविडेंड कितना देना है 40%, 5 लाख का 40%, मतलब कितना 2 लाख रुपए का डिविडेंड देना है। ठीक है, तो 2 लाख का डिविडेंड देना, वो कह रहा है कि पहले हम पोस्ट से एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसा मानते हैं पोस्ट से एडजस्ट, तो 1,25,000 पोस्ट से एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे जो पोस्ट से मिलेगा वो क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, और बाकी का जो बचेगा वो क्या कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कहते हैं कि पहले हम प्री से एडजस्ट करेंगे तो हम क्या कहते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्री तो काफ़ी पड़ा है, प्री तो 2 लाख चाहिए और अपने पास पड़ा कितना है 3 लाख का पड़ा है। ठीक है, पोस्ट का जो है अपने पास टोटल कितना है 125 ही है, तो उस केस के अंदर इस तरीके से हो जाएगा। ये अलग अलग सिचुएशन है और समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंप्लीट बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा
फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एच लिमिटेड ड्रॉन अप ऑन 31 March 2017. Prepare a consolidated balance sheet as at that date having regard the following. Reserve and profit and loss for H Limited stood 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% of shares by H Limited on 1 April 2016. जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन उसके रिजर्व एंड सरप्लस जो थे वो 25,000 और 15,000 थे. मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी और फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी ऑफ एच लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 1,50,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली. 1 लाख वाली को 1,50,000 मतलब 50,000 पे बढ़ाया और 20,000 वाली को 15,000 पे किया. ठीक है. ऑन 1 अप्रैल 2016 जिस दिन खरीदा उसी दिन, मतलब कि ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है बनेगा वो किस में हो जाएगा, प्री में हो जाएगा. फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, मतलब वो उसके लिए रिवैल्यूएशन किया. ठीक है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 10%. अब ये जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो कब लगेगा, जिस दिन खरीदा उसी दिन रिवैल्यू हुआ है. अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो पूरा किस में लगेगा, पोस्ट वाले पोर्शन में लगेगा. तो उस केस के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर ही करेंगे. ठीक है. समराइज बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की, 31 मार्च 2017 की जो उनकी दे रखी है. देखो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से सिर्फ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. बाकी का पोर्शन एक बार आप इसको जो फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट है वो आप अपने हिसाब से बनाइएगा. मैं आपको, क्योंकि मैं फॉर्मेट पे चला जाऊँगा तो आप मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे. तो हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना होगा, प्री और पोस्ट जो है उनको अलग करना होगा. हमें क्या करना होगा, प्री, पोस्ट और टोटल अलग करना होगा. प्री में हमारे पास क्या है, रिजर्व है और पी एंड एल है. पोस्ट में भी रिजर्व, और थोड़ा फैला के लिखना होगा, प्री, पोस्ट और टोटल. प्री में क्या है हमारे पास, रिजर्व है, पी एंड एल है. ठीक है. और रिवैल्यूएशन रिजर्व है. ठीक है. यहाँ पर क्या है, रिजर्व है, पी एंड एल है और रिवैल्यूएशन रिजर्व है. यहाँ पे रिजर्व है, पी एंड एल है और रिवैल्यूएशन रिजर्व है. टोटल कितना है लास्ट के अंदर, 31 मार्च 2017 को कितना है, तो 31 मार्च को 1,75,000 और 25,000, 75,000 और 25,000 है. 75,000 एंड 25,000. जिस दिन खरीदा उस दिन कितना था, 25,000 और 15,000. अब देख लीजिए क्या इसमें से कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हुआ है, क्या उसमें से कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं दिया, नहीं इन्होंने कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया. मतलब कि ये अभी भी प्री का कितना है, 25,000 और 15,000. ठीक है. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, 1 लाख का 1,50,000 पे किया, मतलब 50,000 तो उन्होंने बढ़ाया. ठीक है. और 20,000 का 15,000 पे कर दिया, तो माइनस का 5,000 मतलब 45,000. रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था, 45,000. अब ये जो है इन्होंने क्लोजिंग में लिखा नहीं है, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा नहीं, मतलब ये एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है. ठीक है. तो क्लोजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा. ठीक है. सॉरी, क्लोजिंग अभी निकालना है. ओपनिंग उस दिन कितना हो गया, 45,000. अब देखो बाकी का क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 25,000, सॉरी 75 में से 25 गए, बाकी कितना बचा, 50,000. 25,000 में से 15,000 गए, कितने बचे, 10,000. अब क्योंकि रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी अपने को ही करना पड़ेगा. अब मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाता है, मतलब इस एक्स्ट्रा जो 50,000 इस पर क्या करना होगा, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना होगा. कितना, 5,000 का डेप्रिसिएशन और लगाना होगा. ठीक है. और जो फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 15,000 है, जिसको हम रिवैल्यू कर चुके 20,000 जिसकी वैल्यू, उसको हम रिवैल्यू कर चुके 15,000. ठीक है. तो 5,000 वैल्यू कम कर चुके हैं. तो इस 5,000 पे क्या करना चाहिए था, 5,000 × 15 कितना, 750 रुपये का डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए था. लेकिन आपने क्या कर दिया, 750 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया. ठीक है. तो अब आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना लगाना, 4250. एक बार और समझ लीजिए,
यहाँ पर 1 लाख के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाया 10% के हिसाब से 10,000, जबकि लगाना कितना है 15,000, तो आपको 5,000 का डिप्रिसिएशन और लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो 20,000 पे 15% के हिसाब से आपने डिप्रिसिएशन लगाया कितना इंटू 0.15 कितना 3,000, जबकि लगाना कितना है आपको 15,000 पे 15% कितना 2,250। तो आपने क्या कर दिया, कितना ज़्यादा लगा दिया, 3,000 माइनस 2,250, आपने 750 रुपये ज़्यादा लगा दिया, मतलब अल्टीमेटली आपको 4,250 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन कम लगाया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है क्या ये प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है या पोस्ट एक्विजिशन से? ये पूरा पोस्ट एक्विजिशन से। क्यों? क्योंकि ये यूज कब हुआ है, जिस दिन आपने खरीदा उसके बाद का डेप्रिसिएशन। आपने तो 1 तारीख को ही खरीद लिया था, फर्स्ट डे को ही खरीद लिया था, 1 अप्रैल को ही। ये जो इस साल के अंदर यूज हुआ, मतलब कि ये जो डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन है। तो ये एडजस्टमेंट किससे होगा? पोस्ट एक्विजिशन से। अब इसमें अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच लेते हैं। कोई क्या कर देता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को नेगेटिव लिख देते हैं, मतलब उसी में से पोस्ट वाले पोर्शन में लेस करके लिख देते हैं, और कोई P&L से एडजस्ट कर देता है। तो अल्टीमेटली फाइनल कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 4250। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बचा 40,750, ठीक है। मैं ये रिवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में इसीलिए लिख रहा हूँ, इसने P&L में लिखा है लेकिन मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंड जो है वो क्या कहता है कि आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर होता है और उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। एक बार अगर आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में क्वेश्चन है जो आपका चुटकियों में हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। सर क्या बात कर रहे हो? देखो मैं अभी बताता हूँ आपको क्या मेरी बातों पे ज़्यादा जल्दी भरोसा करते नहीं हो, इसलिए मैं आपको मनवा देता हूँ, ठीक है। कैसे? देखो भाई, स्टेप 1 COC कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने पे खरीदा है? इन्वेस्टमेंट खरीदा हमने सब्सिडरी कंसोलिडेटेड, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा वहाँ पर, कितने पे खरीदा। अदर नॉन करंट एसेट और अदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 800 शेयर ऑफ 200 ईच 1,60,000 पे, कितने पे खरीदा 1,60,000 पे, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या करना है 1,60,000 का हटा के इसके जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और P&L वगैरह है ये हटाने हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, लेस इसमें से क्या कर देंगे शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख है, जो कितने 10,000 शेयर है, हमने कितने खरीदे 800 शेयर, मतलब 80%, 1 लाख का 80% मतलब कि 80,000, ठीक है। बाकी का प्री का कितना है 25,000 का 80%, रिजर्व का 80% मतलब 20,000 रुपये, ठीक है। 15,000 का P&L उसका 80%, 15,000 इंटू 0.8 12,000, ठीक है। 45,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व उसका 80% 0.8 कितना 36,000। तो आपका अल्टीमेटली गुडविल कितना हो गया 1,60,000 माइनस 80,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000 माइनस 36,000। तो गुडविल कितने का आ गया 12,000 का आ गया, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 80,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000 148 माइनस 1,60,000, तो 12,000 का ये आ गया, ठीक है। फिर स्टेप 2 MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सही से दिखे। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस, इसको तो क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल से मतलब है कि 1 लाख है उसका 20% इसका है, तो ये क्या कहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करके सीधा ही कर दो 75,000 प्लस 25,000 प्लस 40,750 कितना हो गया 140,750। तो 140,750 का कितना 20% ये ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका 28,150। समझ पा रहे बात? माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो क्या करता है टोटल के हिसाब से देखता है, तो ये इसका 20% हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और ये कितना हो गया 28,150, तो कितना हो गया 48,150, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड P&L की, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इसके रिजर्व कितना है,
रिजर्व कितना, पी एंड एल कितना और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना। तो एच लिमिटेड का पहले से बैलेंस कितना है, 2 लाख के तो इसके रिजर्व है, ठीक है, और पी एंड एल का कितना है, 1 लाख का इसका पी एंड एल है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व इसका कुछ भी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, शेयर इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड में कितना शेयर, इसका पी एंड एल पोस्ट का कितना है, पोस्ट का रिजर्व कितना है 50,000, इसका 80%, 50,000 का 80% मतलब 40,000, ये हो गया 2,40,000, 10,000 का 80% मतलब कि 8,000, तो ये 240, ये हो गया 240, इसको साफ लिख देते 240, 1,08,000, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 4250 इंटू 0.8 कितना 3400 माइनस का 3400, तो नेट क्या हो जाएंगे, ये रिजर्व एंड सरप्लस इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएंगे, 2,40,000 प्लस 1,08,000 प्लस माइनस 3400, तो नेट कितना हो जाएगा 3,44,600, ठीक है। इसके अलावा और किस में चेंज करना है, फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो 90,000 है क्या, नहीं 1 लाख की थी, जिसमें 50,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1,50,000 और 1,50,000 माइनस 10%, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 1,35,000, ठीक है। वैसा वैसा फर्नीचर पे उसने क्या किया 20,000 और माइनस सीधा करके 15% के हिसाब 17,000 कर दिया, जबकि उसकी वैल्यू क्या है 15,000 माइनस 15%, उसकी वैल्यू कितनी 12,750, कितनी है 12,750, ठीक है। अब आपकी कंसोलिडेटेड अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो वो कैसी बनेगी, एक सेकंड इसको यहाँ लिख देते हैं 1,35,000 और 12,750, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपको क्या करना है, जस्ट टोटल करना है, कुछ भी नहीं करना। 1,35,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 4,35,000 की, ठीक है। फर्नीचर कितना हो गया 1,50,000 प्लस 12,750 कितना हो गया 1,62,500, ये कितना हो गया 4,40,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया 5,90,000, कितना हो गया 5,90,000, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हटा देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखेगा, इसका अकेले का 6 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2 लाख की जगह अब कितना हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस ये जो 2 लाख है उसकी जगह कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। पी एंड एल जो है वो कितना हो जाएगा 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा 1,08,000 हो जाएगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा कितने का 3,400 का नेगेटिव, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, गुडविल जो कैलकुलेट की फर्स्ट वाले में, गुडविल जो है वो कितने की, गुडविल 12,000 की गुडविल हो जाएगी, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा कितने का 48,150 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रेड पेबल तो जस्ट इनका टोटल हो जाएगा 1,50,000 प्लस 57,000, ठीक है 2,07,000। फिर एक बार बैलेंस शीट टैली करके देखिए, हो सकता है कोई भूल चूक हो जाए। 48,150 प्लस 6 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 3,400 प्लस 1,08,000, सॉरी टोटल गलत कर दी, 48,150 प्लस 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,08,000 प्लस 2,07,000 माइनस 3,400, यार 11,99,750, ठीक है। इस साइड में कितना 4,35,000 12,750 है ना, 12,750 है 162,750, यहाँ पर गलत लिख ही रहे हैं 750, ठीक है। 4,35 प्लस 162,750 प्लस 5,90,000 प्लस 12,000 11,99,750, ठीक है। तो ये मैच होनी है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। कर लोगे भाई ये क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा ये एक बार पूरा हाथ से, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में बात की। अगर डाउनवर्ड है तो उस केस में प्रॉफिट कहाँ है, होल्डिंग कंपनी में, और स्टॉक कहाँ पड़ा है,
सब्सिडी में, तो सब्सिडी का स्टॉक कम कर देंगे और होल्डिंग का प्रॉफिट कम कर देंगे। अगर अप स्ट्रीम है तो उस केस के अंदर देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो है वो प्री एक्विजिशन वाला है या पोस्ट एक्विजिशन वाला। अगर प्री एक्विजिशन वाला तो प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट कम कर देंगे, और प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट कम होगा मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इफेक्ट आएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इफेक्ट आएगा। अगर पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट है तो उसमें कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इफेक्ट आएगा, और एच लिमिटेड का क्या कर देंगे अपन, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम कर देंगे। अगर स्टॉक की जगह एसेट है तो फिर एसेट्स होगा, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन उसको एलिमिनेट करते हैं। तो अब अगर जैसे होल्डिंग ने सब्सिडी को सेल किया तो होल्डिंग में सेल लिखा हुआ और सब्सिडी में परचेज लिखा हुआ, तो यहाँ सेल में होल्डिंग में से सेल हटा देंगे, सब्सिडी में से परचेज हटा देंगे, तो कंसोलिडेटेड P&L में सेल भी हटेगी और परचेज भी हटेगी, ठीक है। अगर अनरियलाइज लॉस है तो वो अनरियलाइज लॉस भी हटाया जाएगा। लोकेशन चेंज धूप की वजह से। इलस्ट्रेशन 7 पे आइए, तो हम बात कर रहे थे भाई डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो अगर है तो उस केस के अंदर कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो तो बहुत ईजी है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लाइन बाय लाइन है जो आपको क्या करना है, टोटल करना है। बस अगर कोई इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है तो वो हटाना है। मतलब जैसे सब्सिडी ने सेल किया होल्डिंग को, तो सब्सिडी की सेल है जो कम कर दो, होल्डिंग की परचेज कम कर दो, समझ आ रही बात। या फिर सब्सिडी ने लोन दिया होल्डिंग को, तो सब्सिडी का एडवांसेज कम कर दो, होल्डिंग का लोन कम कर दो, तो उनका बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे एलिमिनेट होंगे। और अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो अनरियलाइज प्रॉफिट भी एडजस्ट होगा। इलस्ट्रेशन 7 बहुत आसान सा है। ए लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर ऑफ एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹180 लाख टू बी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 200 लाख। अब यहाँ पर क्या किया, देखो ए लिमिटेड ने मतलब होल्डिंग ने क्या किया, ए लिमिटेड ने क्या किया, सेल किया बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड ने अगर सेल किया, होल्डिंग ने अगर सेल किया, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए लिमिटेड का क्या कर देंगे, प्रॉफिट जो है वो क्या कर देंगे, 20 लाख से कम कर देंगे, क्योंकि 180 का उसने 200 पे सेल किया। और इसका क्या कर देंगे, इन्वेंट्री जो है वो क्या कर देंगे, 20 लाख से कम कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि ए लिमिटेड ने सेल किया, इसकी वजह से उसकी सेल में लिखा हुआ है सब्सिडी को सेल किया हुआ 200 लाख, जो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और इसने क्या किया, परचेज किया, तो इसकी परचेज के अंदर क्या लिखा हुआ, 200 लाख लिखा हुआ, तो वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड, पूरी की पूरी इन्वेंट्री अभी भी अनसोल्ड है। हमने थोड़ा जल्दी ट्रांजैक्शन देख लिया, बाकी ऐसे देखना होता है कितना अनसोल्ड है, उसके हिसाब से अनरियलाइज प्रॉफिट है जो रहता है, ठीक है। इसके आंसर में एक गलत लिख रखा है, या 130 लाख लिखा है, वो कितना है, 200 लाख है, ठीक है। इसको करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ए लिमिटेड होल्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹150 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड जो है वो क्या है, सब्सिडी है। अब बी लिमिटेड जो है वो क्या है, सब्सिडी है, और ए लिमिटेड जो है वो क्या, होल्डिंग। इसने क्या किया, सेल किया किसको, ए लिमिटेड को, सब्सिडी ने। द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड विद द ए लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो इसकी जो है, इसने क्या किया, सेल किया, तो इसकी सेल कम कर दो कितने से, 150 लाख से। और इसने परचेज किया तो इसकी परचेज क्या कर दो, कम कर दो 150 लाख से, ठीक है। और कितने पे सेल किया, 200 पे। तो प्रॉफिट किसकी बुक के अंदर पड़ा है, बी लिमिटेड का, तो ये प्रॉफिट बी लिमिटेड का जो है प्रॉफिट जो है वो कम कर दो, ठीक है। और इसका जो है वो इन्वेंट्री 50 लाख से कम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, अगर ये तो क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हो रहा है, अगर ये प्री एक्विजिशन होता तो प्री एक्विजिशन मतलब पहले सेल कर रखा होता तो प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट से कम होता, और अगर बाद में सेल किया तो पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग ए लिमिटेड से द प्रॉफिट ऑफ शेयर विल बी रिड्यूस बाय, हाँ। अब देखो इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा, इस 50 लाख का फ़र्क कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप तो सीधा क्या कर देना, टोटल वाली जो कॉलम है, अगर प्री वाला है तो प्री वाले में से कम कर देना, पोस्ट वाला है तो पोस्ट वाले में से प्रॉफिट कम कर देना, ठीक है। जैसे प्री, पोस्ट और टोटल। सपोज प्री आपका 100 था, ये 200 था और ये 300 है। अब ये प्री होता था, आप क्या कहते थे, प्री में से कम करना और टोटल में से कम करना है। अगर ये आप मानते कि नहीं पोस्ट सेल हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आप क्या कर देते, पोस्ट में से कम कर देते और टोटल में से कम कर देते। समझ पा रहे हो, तो किसी में से प्री में से करो या पोस्ट में से करो, टोटल में से तो करना ही है साथ ही साथ, टोटल जितना भी हो रहा है, क्लियर है। तो टोटल वाला कॉलम तो इन दोनों का टोटल ही है। इलस्ट्रेशन 8 पे आइए, गिवन बिलो आर द प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट फॉर द एच लिमिटेड और एच सब्सिडी एच लिमिटेड, उसकी दे रखी है।
इनकम दे रखा है, सेल्स इंक्रीज इन इन्वेंट्री वगैरह। अदर इन्फॉर्मेशन, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ 120 लाख एट ए कॉस्ट प्लस 20%। मतलब कि उसने क्या किया, 120 प्लस 20% पे किया। मतलब कि किसने किया, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को क्या किया, 120 की जो सेल है वो कितने पे की, 144 पे की, 20% जोड़ के। तो एस लिमिटेड क्या कर देगी, सबसे पहले तो सेल जो है वो कितने से कम कर देगी, 144 लाख से। और ये क्या कर देगी, अपनी परचेज जो है वो कितने से कम कर देगी, 144 लाख से। ठीक है, प्रॉफिट भी कम करना है, लेकिन प्रॉफिट के लिए देखते हैं क्या लिखा है। वो कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यू 24 लाख। अब इसमें से कितने की इन्वेंट्री बची है, सिर्फ 24 लाख की। ठीक है, 24 लाख की, बाकी का उन्होंने क्या कर दिया, आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो 24 लाख की जो इन्वेंट्री बची है, 24 लाख की जो इन्वेंट्री बची है, इस सॉरी भाई 24 लाख की जो इन्वेंट्री बची है, इस इन्वेंट्री की क्या करनी होगी, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी होगी, कॉस्ट प्लस कितने पे सेल करता है वो, 20% प्रॉफिट जो है वो जोड़ के सेल करता है। मतलब इस 24 लाख की कितनी हो जाएगी, 24 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 4 लाख का। समझ पा रहे हो बात। देखो भाई, एच लिमिटेड ने 120 की 144 पे चिपकाई एस लिमिटेड को, लेकिन एस लिमिटेड ने वो क्या कर दिया, बाहर सेल कर दिया। तो बाहर सेल करते से अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रियलाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 24 लाख की अभी भी इसके पास पड़ी है। ठीक है, तो 24 लाख की उसने क्या किया, कॉस्ट प्लस 20% पे परचेज करता है। मतलब जिसकी कॉस्ट 20 लाख है उसको कितने पे खरीदेगा, प्लस 20% 24 लाख पे। तो जो इसकी 24 लाख रखी है उसकी वैल्यू ओरिजिनल कितनी, 20 लाख है। तो आपका एडिशनल जो 4 लाख है वो क्या करना होगा, उसकी वैल्यू क्या करनी होगी, आपको कम करनी होगी। क्लियर है, यहाँ तक की तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझ पा रहे बात। ये चीज़ होगी। अब ये जो है वो खरीदो, सेल जो है वो इसकी कितने से कम करनी है, 144 से कम करनी है। ठीक है, इसकी परचेज जो है एस लिमिटेड की परचेज जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या कर दो, 144 लाख से कम कर दो। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो किसके पास है, एस लिमिटेड के पास है, तो इसकी इन्वेंट्री जो वो क्या कर दो, 4 लाख से कम कर दो। और होल्डिंग का प्रॉफिट है जो 4 लाख से कम कर दो, तो वो आपको कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करोगे तो वो अपने आप से भाई अल्टीमेटली इनकम साइड कम कर रहे हो 4 लाख, तो प्रॉफिट अपने आप से कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग फिगर ही आना है। समझ पा रहे हो भाई, अल्टीमेटली इनकम साइड माइनस एक्सपेंस साइड तो नेट बैलेंस आता है। अगर इनकम साइड कम कर दोगे तो P&L का बैलेंस अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब तो कंसोलिडेट बनाने वाले हो। तो अगर दोनों अलग अलग बनाते हो तो इसका 4 लाख अलग करो, नहीं तो आपको अब और करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फीस। वो कह रहा है कि एस लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एस लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है 100, इसमें से वो कह रहा है 5 लाख जो है वो उसने किसको दिए, एस लिमिटेड को, एच लिमिटेड को दिए, सॉरी, तो ये -5 कर दिया। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने किसको पे किए, एस लिमिटेड को। एच लिमिटेड ने पे किए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है एच लिमिटेड के, उसमें से क्या करना है, 10 लाख माइनस करना, -10 लाख पेड टू एस लिमिटेड। और वो किसके लिए, एस लिमिटेड को एज ए कमीशन पे किया, तो माइनस एस लिमिटेड को क्या कर देंगे, -10 लाख कर देंगे। ए लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, P&L जो है वो पूरा 100% ऐड होगा। ठीक है, 1 लाख। एच लिमिटेड टू क्रेडिट ऑफ इट्स P&L फॉर in the proportion amount of dividend declared and paid by S Limited for the year ended 2015-16। अब उसका डिविडेंड प्रपोज दे रखा है क्या, डिविडेंड जो है वो एस लिमिटेड ने कितना किया है, एस लिमिटेड ने किया है भाई 150 लाख का। तो 150 लाख का वो कितना ले लेगा, उसका कितना पोर्शन है, 80% पोर्शन इसका है। तो ये 80% क्या हो जाएगा, इसकी इनकम रिसीव होगी। डिविडेंड पेड है तो ये इसने डिविडेंड पे किया है, तो इसको क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। क्लियर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका क्या करना है, जस्ट टोटल करना है। ठीक है, ये 5000 प्लस 1000 ये हो गया, उसमें से इंटर कंपनी का 120 का सेल है या 144 का सेल है, $120 सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 लाख,
सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 लाख एट अ कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, तो सेल जो है वो इंटर कंपनी सेल, तो वो सेल कह रहा है 120 लाख की है। ठीक है, सेल वैल्यू, सेल गुड्स ऑफ ₹120 लाख है, वो कह रहा है सेल जो है वो टू एस लिमिटेड ऑफ 120 लाख एट ए कॉस्ट प्लस 20%। सेल जो है वो कितने की 120 की है, सॉरी भाई मैंने इसमें 20% और ऐड कर दिया, सॉरी ये 120, तो इसकी परचेज जो है उसमें से भी कितना लेस हो जाएगा, 120 लाख हो जाएगा। तो ये हो गया 120, ये 120। काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं तो ये थोड़ा सा हो जाता है, जब अपन जल्दी में फिर पढ़ना शुरू कर देती है। 120, ठीक है, 5, 10 ये सारा कुछ मैंने करवा रखा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल ही करना है। जो मैंने साइड में लिखा उनको हटा के टोटल कर दो, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह सारा आ जाएगा, और कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। ठीक है, 9602118772, क्योंकि कंसोलिडेटेड P&L वैसे कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये अभी तो अपन ने थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी में वो पढ़ लिया कि सेल जो 120 की थी वो 144 पे थी, हमने 144 लिख लिया, जबकि एक्चुअल में सेल जो थी वो 120 की थी। बाकी क्या करना है, इंटर ग्रुप वाले ट्रांजेक्शन हटा दो, बाकी का क्या कर दो, टोटल करके कर दो, तो वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड P&L बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि उसने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया और जितना उसको रिसीव हुआ उसके हिसाब से होगा, तो उसमें भी आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि P&L के अंदर तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट तक की बात है जो करनी है। देखो मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब डिविडेंड का जो भी एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट के टाइम में, यहाँ कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड का वो कितना करता है, क्या करता है, कंसोलिडेटेड P&L में उसकी कोई चिंता होगी नहीं, क्योंकि उस पॉइंट के अंदर आपको हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। क्लियर है, तो P&L कंसोलिडेटेड P&L में डिविडेंड की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो है वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में कि भाई अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है तो उस केस के अंदर क्या करें। तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जो क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, और सेम करने की वजह से हमें क्या होगा, कुछ प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, कुछ प्रॉफिट है जो डिक्रीज हो सकता है। अगर ऐसा हो तो उस केस के अंदर वो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 9 तो सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज की वजह से जो इफेक्ट आता है उसी के बारे में, तो बहुत ही आसान है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, जैसे सपोज होल्डिंग कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है और सब्सिडी है जो लिफो, तो सब्सिडी को भी क्या करो, लिफो से फीफो पे लेके आओ। ठीक है, और उसका इन्वेंट्री का वैल्यूशन भी फीफो के हिसाब से करो। अब फीफो के हिसाब से करोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो सकता है कि बढ़े या हो सकता है कि कम हो, तो अगर बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे और कम करनी है तो कम कर देंगे, और उसके हिसाब से P&L पे इफेक्ट जो भी आएगा वो कर देंगे। ठीक है, ऐसी बैलेंस शीट दे रखी है उन्होंने। उसके बाद में लिखा है बी लिमिटेड जो है इज ए सब्सिडी ऑफ ए लिमिटेड, बोथ द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर एज ए अकाउंटिंग ईयर। वो कह रहे हैं दोनों ही नालायक, दोनों बेवकूफ़ साथ हुए, दोनों कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। ठीक है, चलो जैसे उनकी इच्छा, अपन क्यों किसी को बेवकूफ़ कहें भाई, उनको अगर कैलेंडर ईयर अच्छा लगता है तो कैलेंडर ईयर को मानने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए लिमिटेड वैल्यू इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, जो होल्डिंग है वो वेटेड एवरेज पर करती है, वाइल बी लिमिटेड यूजेज फीफो बेसिस, वो फीफो बेसिस पर करती है। टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस बाय 12,000 एट द एंड ऑफ 2015 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2016। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कंसोलिडेटेड में क्या हुआ होगा, पीछे वाले साल के अंदर एडजस्टमेंट कर लिया होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर हमने पीछे वाले साल में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो उस केस के अंदर पीछे वाले साल भी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी की होगी, तो इसका मतलब उस ओपनिंग में जो एडजस्टमेंट था वो चाहे उन्होंने सेपरेट वाले में एडजस्टमेंट नहीं किया हो, लेकिन कंसोलिडेटेड वाले में उन्होंने क्या कर चुके होंगे, एडजस्टमेंट कर चुके होंगे। तो हमें ओपनिंग के बारे में अब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग पे करना है। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर इन लाइन लेके आना है तो हमें इसकी क्या करनी होगी, इन्वेंट्री जो है वो क्या करनी होगी, बी लिमिटेड की इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो वो 34,000 से कम करनी होगी। तो 34,000 से इसकी इन्वेंट्री कम कर देंगे। ठीक है, ये इन्वेंट्री 34,000 से कम कर दो और 34,000 से इसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगी। इन्वेंट्री कम मतलब प्रॉफिट कम, सॉरी ट्रेड पेबल कहाँ कम कर दिया भाई,
माइनस 34,000, ठीक है। बी लिमिटेड डिडक्ट 1% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट। वो क्या करता है, बी लिमिटेड जो है वो क्या करता है, 1% है जो अपने जो डेटर है उसमें से कम करके लिखता है। तो डेटर जो है उसको क्या कर दो, वापस बढ़ा दो। कितने के डेटर इसके ट्रेड रिसीवेबल, कौन है, बी लिमिटेड, 8,91,000, जिसमें 1% कम कर दिया, मतलब ये डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इनकी वैल्यू कितनी, 9 लाख है। तो वापस क्या कर दो, 9 लाख कर दो, तो प्लस 9,000, और प्रॉफिट में भी क्या हो जाएगा, प्लस 9,000। समझ पा रहे बात भाई। ये जो है ये क्या करती है, बी लिमिटेड जो है वो अपने ट्रेड रिसीवेबल में से सीधा 1% हटा के ही लिखते हैं, ऐसा ए लिमिटेड नहीं कर रहा है। तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग करनी होगी, तो अगर ऐसा इसने किया है तो इसको भी क्या कर दो, वापस सही कर दो। 1% हटा दिया, मतलब 100 का उसने 99 पे लिखा, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो 891 की ओरिजिनल वैल्यू 9 लाख है, तो वापस 9,000 बढ़ा दो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेज ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैरिड फॉरवर्ड ऑफ ₹60,000 इन 2050 एंड 30,000 इन 2016। ये कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है, हाँ ये रहे प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो है ये कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो उसमें से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 2015 में 60,000 किया और 2016 में 30,000 किया। अभी बैलेंस शीट कब कर रहे हैं, बना रहे हैं, बैलेंस शीट कब की, 2016 की है, ठीक है। 2016 वाले में कितना, 30,000 उसने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब 30,000 2016 में राइट ऑफ करके बाकी 30,000 उसने आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 90,000 इन 2015। अच्छा, 90,000 का 2015 में खर्च किया था, ठीक है, तो 30,000 उसने राइट ऑफ कर दिया 2015 में, ठीक है। बाकी का 60,000 है जो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, 30,000 2016 में वापस राइट ऑफ किया और फिर 30,000 आगे कैरी फॉरवर्ड किया, विच इज़ बिंग रिटर्न ऑफ ओवर 3 ईयर, वो 3 साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ए लिमिटेड हैज़ बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ इन 2015। और ऐसा कैसा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो ए लिमिटेड ने किया था, लेकिन ए लिमिटेड ने एक ही साल में क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब पीछे वाले साल में 2015 में तो जा नहीं सकते, 2016 में इसका बैलेंस कितना, 60,000, जिसमें से 30,000 वो राइट ऑफ कर चुके हैं और 30,000 वो क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको मना कर दो और उसको कहोगे 30,000 रुपये तुम्हारे जो है वो इसी साल राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ से भी 30,000 हटा दो और यहाँ से भी 30,000 हटा दो। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, और आपको रीस्टेट करके बताना। तो रिजर्व जो है वो कितना दे रखा है, 7,14,000 दे रखा है, ये 7,14,000 प्लस 9,000 और माइनस ये दोनों माइनस कर दिए, ठीक है। और फिर ये बैलेंस शीट बनानी, जहाँ जहाँ लिख रखा है वहाँ से माइनस कर दीजिएगा, बाकी आपको कहीं पे भी कोई डाउट आएगा नहीं। इसके साथ आपकी ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, स्टडी मटेरियल आरटीपी वगैरह, सॉरी आरटीपी ये पीछे वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये ट्राई कीजिए। और कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और अगर नहीं है तो एक बार और लिख दीजिए और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो उस केस के अंदर, इन 4 सब्जेक्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी वीडियो नया आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, आपके जो सीए ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं उनके अंदर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब आपका देखो एफएम कंप्लीट हो चुका है, एफएम का रिवीजन शुरू कर दीजिएगा। एडवांस जो है वो अब मेन जो आपका टॉपिक बचा है वो बैंकिंग बचा है, क्योंकि एनबीएफसी में तो कुछ है नहीं। बैंकिंग का थोड़ा सा पोर्शन जो है समझ लीजिएगा एनबीएफसी में है, ठीक है। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट करते से बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों कंप्लीट हो जाएगी। एनबीएफसी में कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है नहीं। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली डेली का एक एस करेंगे, तो 15 तारीख तक जाते जाते आपका एडवांस अकाउंट है जो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, इसको एडवांस अकाउंट को और एफएम को पूरा कंप्लीट कर लेना 15 तारीख तक, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि जो क्लासेज ऑडिट वगैरह किया तो वो भी फैकल्टीज़ तो तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। और है जोधपुर से, तो वो तो अभी रेड जोन एरिया के अंदर है, तो वहाँ बाहर निकलना मुश्किल है और दुकानें वगैरह सब सारी बंद है। उनको सिर्फ कॉलर माइक और मोबाइल स्टैंड चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं जैसे ही उनके पास अवेलेबल हो जाएगा वैसे ही वो शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक आप इन 2 सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करके रखिए, ताकि आपको अगर वो शुरू कर भी देते हैं, पहले की बात तो उन भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कोरोना की क्या सिचुएशन रहती है। अगर हो जाता है तो उस केस के अंदर
सही हो जाता है तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन 2 सब्जेक्ट को तो पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होगा। तो FM जो है उसका RTP मॉक टेस्ट वगैरह करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, और जितना कुछ कर सकते हो उतना पोर्शन आप कवर कीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। देखो दुनिया में फिर कह रहा हूँ 2 लोग सुखी हैं, जो पूरे मज़े कर रहे हैं वो सुखी हैं, और जो पूरे एंजॉय कर रहे हैं वो सुखी हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे मज़े करने वाले को पता है कि मैं मज़े कर रहा हूँ और उसके मार्क्स कम आए तो उसको चिंता नहीं है। पूरी मेहनत करने वाला, उसको रिजल्ट मिल जाता है, वो उससे खुश है। जो आधे मज़े कर रहा है और आधी मेहनत कर रहा है वो सबसे दुखी है, क्योंकि वो ना तो मज़े कर पा रहा है ना उसको रिजल्ट मिल पा रहा है, तो वो दुखी है। तो आप इस वाले सिचुएशन से बचे, या तो पूरी मेहनत करें या पूरे मज़े करें, इन 2 में से जो चाहो आप वो करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कैसा लगता है लेक्चर, कम से कम 1-2 कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बता दिया करो कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।